नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय के संदर्भ में राजनीति विज्ञान के संबंध में। देखिए, राजनीति विज्ञान का जो सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान के संदर्भ में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में। देखिए, हम वैसे तो मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व संसद के जो विशेषताएं हैं व संसद की सीमाएं हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने राज्यसभा के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, उसके सदस्य संख्या, उसकी योग्यताएं, उसकी शर्तें, उसके विशेष कार्यों के संदर्भ में उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। राज्यसभा के बारे में जो पिछली कक्षा थी हमारी, उसमें हमने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में व लोकसभा के सदस्य संख्याओं के संदर्भ में व लोकसभा के जो कार्य थे उनके संदर्भ में अध्ययन किया। लोकसभा के पदाधिकारियों व कार्यकाल के संदर्भ में। इस प्रकार से हमने जो अब तक अध्ययन किया लोकसभा व राज्यसभा के संदर्भ में, उसका अब हम करेंगे एक तुलनात्मक अध्ययन, यानी दोनों में सहसंबंध स्थापित करके उनमें अंतर या समानता स्पष्ट करेंगे कि उनके क्या कार्य हैं। क्योंकि हम दोनों को पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के कार्य भी पढ़ चुके हैं, लोकसभा के कार्य भी पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य संख्या भी पढ़ चुके हैं, उनकी वित्तीय शक्तियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जबकि लोकसभा के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की तुलना व दोनों में पारस्परिक क्या संबंध है, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो चर्चा का विषय होगा पहला, वह होगा नामकरण के संबंध में, अर्थात राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, लोकसभा को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए, मैंने आपको योग्यता में बताया था कि लोकसभा जिसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इन दोनों में वरिष्ठ कौन सा हुआ? वरिष्ठ राज्यसभा हुआ, क्योंकि 30 वर्ष अधिक हो गई ना। तो इसी आधार पे हम एक नया नाम देंगे राज्यसभा को। वो किस नाम से देंगे? वरिष्ठ सदन। किस नाम से देंगे? वरिष्ठ सदन। यानी हम कह सकते हैं राज्यसभा को किस नाम से कह सकते हैं? एक वरिष्ठ सदन के नाम से कह सकते हैं कि वरिष्ठ सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। देखिए, लोकसभा क्योंकि हमारी आम जनता के द्वारा चुना जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, और 5 वर्ष में सांसदों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका हम चुनाव करते हैं, आम जनता चुनाव करती है। आम जनता और वयस्क मताधिकार के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण लोकसभा क्या हुआ? एक लोकप्रिय सदन। लोकसभा को हम क्या कहेंगे? एक लोकप्रिय सदन। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना गया है, आम जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो हमारा जो क्या है सदन? लोकसभा। उसे किस नाम से जानेंगे? लोकप्रिय सदन। जबकि हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में तो उसे किस नाम से जानेंगे? वरिष्ठ सदन। देखिए, यहाँ पर जो सदन होता है लोकसभा, उसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रथम सदन। जबकि जो सेकेंडरी सदन है उसे हम
राज्यसभा को कहते हैं कि द्वितीय सदन। प्रथम सदन किसको कहे? लोकसभा को, और द्वितीय सदन किसको कहे? राज्यसभा को। इसी प्रकार से हम दोनों सदनों के बारे में कह सकते हैं कि प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा। देखिए, हम नामकरण के संदर्भ में ही और बात करें तो जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। जबकि उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। इस प्रकार से हम दोनों के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा व लोकसभा दोनों का नामांकरण अलग अलग हैं। देखिए किस संदर्भ में है। हम बात करें पहले राज्यसभा के संदर्भ में। राज्यसभा को क्या कहेंगे? उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन। इसके अलावा द्वितीय सदन, ये सभी किसको कहेंगे हम? राज्यसभा को। जबकि लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन किसको कहेंगे? लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा के ये अन्य नाम हैं। इस प्रकार से हमने दोनों का नामकरण के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन किया व इनके सहसंबंध स्थापित किया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व के संबंध में। देखिए, प्रतिनिधित्व के संबंध में हम बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वह कहाँ से चुन के आते हैं? वह आम जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पे। तो वह किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? वह सारी भारत की जनता का नेतृत्व करेंगे। यानी कि जिन लोगों ने उन्हें चुना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो लोकसभा के सदस्य तो 18 वर्ष के जो वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है? चुने जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? आम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इसी प्रकार हम बात करें किसके संदर्भ में? राज्यसभा के संदर्भ में। तो राज्यसभा क्या आम जनता के द्वारा चुनी जाती है? नहीं, राज्यसभा कभी भी आम जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है, क्योंकि राज्यसभा हमारे यहाँ पर एक संघात्मक शासन का परिचालक है। हम कहें तो संघात्मक शासन की बात करें तो यह राज्यसभा में देखने को मिलती हैं। देखिए, राज्यसभा हमारे यहाँ पर राज्य व केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, आम जनता का नहीं। क्योंकि वो किसके द्वारा निर्वाचित होती है? वहाँ की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अनुपातिक जो चुनाव प्रणाली है उसके माध्यम से चुन करके आती है राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसीलिए वह राज्य का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। जबकि हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य आम जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमने प्रतिनिधित्व के संबंध में इनकी तुलनात्मक बातें की कि किस प्रकार से कहाँ से चुन के आते हैं और कौन इनका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सदस्य संख्या के संदर्भ में हम बात करें, अगला जो टॉपिक है हमारा सदस्य संख्या के संदर्भ में। सदस्य संख्या के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। दोनों के संदर्भ में राज्यसभा की है जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। यानी अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। जबकि वर्तमान सदस्य संख्याओं के बारे में हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य संख्याओं की कितनी संख्या है? 245। देखिए, 245 जो सदस्य संख्या है वर्तमान में, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान कला और साहित्य समाज सेवा से जो क्षेत्र से प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है।
यानी 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में। इसी प्रकार से हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। देखिए यहाँ पर अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी लोकसभा में वो 552 हो सकती है। 500 कितनी हो सकती है? 52। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 545। देखिए 545 सदस्य संख्या किसकी है? लोकसभा की, जबकि राज्यसभा की कितनी है? 245। तो हम बात करें सदस्य संख्या के संदर्भ में, तो जो 545 सदस्य होते हैं उनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। जबकि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। तो यहाँ पर भी इनमें क्या हुआ? एक अंतर हुआ कि यहाँ पर तो 2 कर रहे हैं, वहाँ पे 12 कर रहे हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनकी सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह दुगनी से भी अधिक है, क्योंकि राज्यसभा की वर्तमान में कितनी है? 245, जबकि लोकसभा की कितनी है? 545। तो हम बात करें तो यहाँ पर कितनी हुई? दुगनी से भी अधिक, यानी कि 2 गुना से भी अधिक संख्या है किसकी? लोकसभा की। हम बात कर रहे थे सदस्य संख्या के संदर्भ में। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन के संबंध में हम बात करें लोकसभा व राज्यसभा के बारे में, तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आम जनता का। किसका करते हैं? आम जनता का, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। और चुनाव किसके द्वारा होता है? आम जनता के द्वारा। यानी जो लोकसभा का सदस्यों का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? आम जनता के द्वारा। जबकि हम बात करें किसके संदर्भ में? राज्यसभा के संदर्भ में। तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव किसके आधार पे होता है? उसका चुनाव वहाँ से होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यानी हम बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है, जबकि हम बात करें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किसका होगा? लोकसभा के सदस्यों का। देखिए इसी प्रकार से हमने बात की आज निर्वाचन के संदर्भ में। अगली जो हमारा टॉपिक है कार्यकाल के संबंध में, हम इनका अध्ययन करेंगे तुलनात्मक किसके संदर्भ में? कार्यकाल के संदर्भ में, अवधि के संदर्भ में, समय के संदर्भ में, कि कितनी अवधि कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, व कितनी अवधि होती है लोकसभा की व राज्यसभा की। इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे कार्यकाल के संबंध में। देखिए हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में तो हर 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद में नई लोकसभा का गठन होता है। अगर आपात की स्थिति हो तो 1 वर्ष के लिए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका अगर हम बात करें लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल तो वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि हम बात करें किसके संदर्भ में? राज्यसभा के संदर्भ में। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता,
क्योंकि वो क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। यहाँ पे बात करें हम इनके सदस्यों के संदर्भ में, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, उनके कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। किसके सदस्य? राज्यसभा के। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष हुआ? 6 वर्ष। देखिए, हम बात करते हैं अगले टॉपिक के संदर्भ में, तुलनात्मक अध्ययन साधारण विधेयक के संदर्भ में। हम बात करें साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की तुलना के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो साधारण विधेयक होता है उसमें क्या होता है कि दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, किसी भी सदन में साधारण विधेयक लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में साधारण विधेयक लाया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हम तुलनात्मक दृष्टि से शक्ति का अध्ययन करें विस्तृत, तो हम ये पाएंगे कि साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में, क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, और उस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन यहाँ पर संयुक्त बैठक होती है, उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण, किसकी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत किसको प्राप्त होगा? लोकसभा को होगा, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा से दुगनी से भी, 2 गुना से भी अधिक है। इस वजह से यहाँ पर हम साधारण विधेयक के संबंध में भी बात करें तो पावरफुल कौन रहेगी? लोकसभा। देखिए, इसी तरह हम बात करें संविधान संशोधन के संदर्भ में कि संवैधानिक जो संशोधन होते हैं उनके संबंध में, संवैधानिक संशोधन जो होते हैं वह बहुमत, जो सदन का बहुमत होता है वो, इसके अलावा 2 तिहाई बहुमत प्रत्येक सदन में प्राप्त होने पर ही संविधान संशोधन पास होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही वह संविधान संशोधन प्रस्ताव कंप्लीट होता है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें संविधान संशोधन के संबंध में, तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा, लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा में अटक जाए तो वह बिल पारित नहीं होगा, वह समाप्त हो जाता है। और अगर लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में अटक जाए तो भी क्या होगा? बिल पास नहीं होगा, क्योंकि 2 तिहाई प्रत्येक सदन में पास होना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है, और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। साधारण विधेयक को तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है,
लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। इसी संबंध में हम बात करें तो यहाँ पर दोनों सदनों को क्या है, समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए हम अगले जो टॉपिक है वित्तीय विधेयक के संबंध में उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा था राज्यसभा में कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को? 14 दिन तक। जबकि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर रखा जाएगा? वित्तीय विधेयक सबसे पहले कहाँ पर रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा? लोकसभा में। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, उसे राज्यसभा में नहीं रख सकते। धन विधेयक में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है, ना कि राज्यसभा को। राज्यसभा यहाँ पर एक क्या कर सकती है? सलाह के रूप में कार्य करती है। लोकसभा माने ना माने उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। केवल राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, यही उसके पास अधिकार होता है। इसी दृष्टि से हम दोनों का अध्ययन करने पर पाया कि यहाँ पर लोकसभा और जो राज्यसभा है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र में अधिक शक्ति प्राप्त है। यानी कि वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पावरफुल कौन होगी? लोकसभा होगी। देखिए हम बात करें कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में तो कार्यपालिका में कौन आता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। हम बात करें कार्यपालिका के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के संबंध में तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। देखिए लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है आलोचना के माध्यम से, पूरक प्रश्न पूछ के अविश्वास मत के आधार पर उन पर क्या कर सकती है? नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि मंत्री जो परिषद है उसको समाप्त करना या किसका हाथ होता है? लोकसभा का। हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में तो राज्यसभा केवल क्या कर सकती है? मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन किसी मंत्री को हटा नहीं सकती, क्योंकि राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्या नहीं होती? उत्तरदायी नहीं होते। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण यहाँ पर किसकी शक्ति, पावर किसका अधिक होगा? कार्यपालिका को नियंत्रण के संबंध में लोकसभा का, यानी यहाँ पर पावरफुल कौन होगी? लोकसभा। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है महाभियोग के संबंध में, हम बात करेंगे महाभियोग के संबंध में। महाभियोग के संबंध में राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार हम महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति में पढ़े थे। तो इस संबंध में हम कहें महाभियोग के संबंध में दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को क्या है? समान
शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर कहा गया है कुल संख्या का बहुमत और 2/3 से पास होना प्रत्येक सदन में अनिवार्य है। तो इसी संबंध में हम कहेंगे महाभियोग के संबंध में कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को क्या है, समान अधिकार, समान शक्ति। देखिए जो महाभियोग की समान प्रक्रिया होती है, न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अपन बात करें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में, मुख्य न्यायाधीश, समान जो प्रक्रिया होती है, चाहे केक को हटाने के लिए CAG को, चाहे हम बात करें इधर निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इन सभी को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है महाभियोग के समान ही प्रक्रिया होती है। और इनके संबंध में भी दोनों सदनों को क्या होता है, समान अधिकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, समान अधिकार प्राप्त होता है। देखिए हम इसी संबंध में बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में हम बात करें तो यह सबसे पहले प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, राज्यसभा में। यानी हम बात करें यहाँ पर राज्यसभा थोड़ी शक्तिशाली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ना कि लोकसभा में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। सिर्फ लोकसभा की तो सहमति और स्वीकृति, अनुमोदन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करें तो क्या होगी, लोकसभा, ना कि यहाँ पर राज्यसभा पावरफुल होगी, लोकसभा नहीं होगी। देखिए आपात के समय की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, संवैधानिक तंत्र विफल होने का हो, राष्ट्रपति शासन वाला हो या वित्तीय आपात हो, तीनों ही स्थिति में हम बात करें अनुमोदन के बारे में, स्वीकृति के बारे में, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, दोनों की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक होता है। अगर लोकसभा नहीं होती हो लेकिन लोकसभा का गठन हो जाता हो तो 1 माह के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति भी लेना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से हम बात करें आपात के समय की बात, यानी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ होती है उसके संबंध में, तो इस संबंध में भी दोनों सदनों को क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। हम बात करें राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। राज्यसभा जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब इन विशेष शक्तियों के बारे में, अन्य जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए पहली है 249 आर्टिकल अनुच्छेद के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का बता करके उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। यानी यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा के पास यह शक्ति प्राप्त है 249 के अनुसार कि कोई भी जो राज्य सूची का विषय है उस पर क्या बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। तो हम बात करें अब अगले अनुच्छेद 312 के संबंध में। देखिए राज्यसभा की जो विशेष शक्तियाँ हैं यह आर्टिकल 312 में भी हैं। 312 के अनुसार राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। राज्यसभा के अलावा और कोई इसका गठन नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कहें तो अनुच्छेद 312 के तहत किसका गठन किया जाता है, अखिल भारतीय सभा का, जो अखिल भारतीय सेवा है उसका, और वह गठन का कार्य कौन करेगी, राज्यसभा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके अध्ययन करें, जैसे कि निर्वाचन से संबंधित राज्यसभा व लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है
इनके बारे में भी हम बात करें तो दोनों को क्या है, समान अधिकार यानी समान इनका क्या होता है, मत मूल्य होता है। इसी प्रकार से हम बात किया हमने आज लोकसभा व राज्यसभा के जो तुलनात्मक अध्ययन व सहसंबंध के संबंध में, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। देखिए किस किस आधार पे, तो एक बार इनको देख लेते हैं। नामकरण के संबंध में, प्रतिनिधित्व के संबंध में, सदस्य संख्या के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में, वित्तीय विधेयक के संबंध में, कार्यपालिका को नियंत्रण के संबंध में, महाभियोग के संबंध में और उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में, आपात के समय और राज्यसभा की अन्य शक्तियों के संबंध में, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। और इसी प्रकार हमारी कक्षाएं नेक्स्ट आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी लोकसभा के बारे में, और हम आगे का जो भी सिलेबस होगा वह आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। हमारी क्लास को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की जानकारी प्राप्त हो सके, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।